यही एक कारण है कि उन महंतों की दृष्टि रांगे राघव से हट गई। क्यों? कि परंपरावादियों ने समझा कि ये कम्युनिस्ट है, तो इसलिए उनके लिए वो अछूत इसलिए हो गए कि ये जो है कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट का दाग लग गया। और कम्युनिस्टों ने समझा कि अरे ये तो परंपरा को आधार मान करके चल रहा है, ये तो हमारा नहीं है, ये तो जनता का है। तो भैया जनता किसको चाहिए? मित्रों, पिछली दफ़े मैं यहाँ गुरुदेव के पास आया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रांगे राघव पर अपनी पीएचडी की है। तो मुझे उनके विषय में जानने की उत्सुकता हुई, और क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, हाँ, मुझे लोगों से मिलना, उन्हें सुनना, उनके माध्यम से दुनिया को जानना समझना अच्छा लगता है। तो मैंने भी आज फिर से गुरुदेव के सामने, डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के सामने ये प्रश्न रखा कि वो रांगे राघव जी को कैसे देखते हैं, उनको कैसे आंकते हैं, और उनको जानना, उनके बारे में पता करना क्यों हम सब के लिए ज़रूरी है। रांगे राघव को मैंने पीएचडी के अपने थीसिस के लिए चुना। डॉक्टर कमलेश जी मेरे गाइड थे। रांगे राघव के जो ग्रंथ थे, जो पुस्तकें थीं, उनमें जो बाज़ार में उपलब्ध थीं उस समय, उन किताबों को तो मैं अपने घर पर ले आया। लेकिन उस समय भी माने 70-71 के करीब जब मैं बाज़ार में गया, माने आगरे में भी और दिल्ली में भी, तो उनकी सभी पुस्तकें मुझे नहीं मिली थी। और सच्चाई ये भी है कि उनकी सभी पुस्तकें मुझे आज तक नहीं मिली। लगभग 150 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। एक जुनून था पुस्तकें लिखने का। और ऐसा भी नहीं है कि वे पुस्तकें मौलिक नहीं हैं। ये ज़रूर है कि उन्होंने, उनकी जो एक विधा है, वो विधा में एक अनुवाद विधा भी है। और उन्होंने संस्कृत के महान ग्रंथों का भी अनुवाद किया, अंग्रेजी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी रूपांतरण किया, और विश्व के साहित्य की जो अनमोल निधि हैं, जो कहानियाँ हैं या जो उपन्यास हैं, उनके भी उन्होंने रूपांतर किए थे। तो ये बात तो है कि वो अनुवाद है, रूपांतरण है, तो वहाँ तक तो बात ठीक है। बाकी जो उनके काव्य या उपन्यास या जो कहानी हैं, उनमें उनका अपना जीवन अनुभव है। जैसे कि अब वेर में वो रहते थे जब, तो वेर में एक सुखराम नाम का कर्नट था, कर्नट। और वे उनके लिए वो शहद देने के लिए आया करता था। वो शहद के शौकीन थे, तो शहद देने के लिए आया करता था। तो वो ज़माना था आदमी आदमी से प्यार का। तो सुखराम के प्रति उनकी ममता जगी, उनका आकर्षण हुआ। तो उन्होंने सुखराम से उसकी जीवनी पूछी, और सुखराम के जीवन में वो ऐसे उतरे, ऐसे रम गए कि उसके आगे पीछे घूमने लगे। उसकी जो 2 पत्नियां थीं, उनसे बातचीत करने लगे, प्यारी और कजरी। और जब उन्होंने
उनको पूरी तरीके से देख लिया तो कर्नटों की वंश परंपरा को लेकर के, पारंपरिक संस्कृति को लेकर के, उसके जीवन और जीवन के परिवेश को लेकर के वो जो उपन्यास उन्होंने लिखा है, कब तक पुकारूं, हालांकि उसका नाम पहले अधूरा किला था, बाद में उन्होंने कब तक पुकारूं नाम लिख दिया था। अधूरा किला असल में वेर में वो एक किला सचमुच में अधूरा था। किसी ज़माने में वो वहाँ रहा करता था सुखराम, तो उन्होंने उसको लेकर के कर्नटों की जो जिंदगी है कि पति और पत्नी का क्या संबंध है और किस प्रकार से अंग्रेजी ज़माने में उन लोगों को जरायम पेशा माना जाता था कि आपका जन्म ही इस बिरादरी में हुआ है तो आप तो अपराधी हैं ही हैं, यदि कोई अपराध होगा तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। उस जाति को जरायम पेशा मान लिया गया कि अपराध करना ही इनका पेशा है। उसने दिखाया कि किस प्रकार मनुष्यता इसमें है और वो मनुष्यता की कैसी विवशता है कि वो स्वयं ही कजरी और प्यारी के लिए दूसरे लोगों से यौन संबंध की इजाजत दे देता है। लेकिन उनका जो दाम्पत्य है वो कितना इतना होने पर भी भरोसे का संबंध पति और पत्नी के बीच बना रहता है। तो वो यौन संबंध की जो पवित्रता वाली जो अवधारणा है, रांगे राघव ने उस पवित्रता की अवधारणा के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। यहाँ मेरा कहने का आशय केवल यही था कि रांगे राघव ने जो लिखा अपने अनुभव से, जीवन अनुभव से लिखा, इसलिए उनके साहित्य में उनका जीवन बोल रहा है, जीवन धड़क रहा है। तो 150 ग्रंथ और उनमें भी उसका स्वयं का जीवन अनुभव एक जुनून था उसके लिए। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, और उस कामायनी का उत्तर देने के लिए उन्होंने मेधावी जैसा महाकाव्य लिखा। मेधावी, अब ये बात दूसरी है कि मेधावी महाकाव्य पर उन प्रोफेसरों का ध्यान ही नहीं गया। जाता ही क्यों? क्योंकि वे तो अपने वर्ग को देख रहे हैं, अपने वर्ग हित को देख रहे हैं, अपने दायरों को देख रहे हैं। वे उन परिधियों को लांघ नहीं पाए। यदि परिधियों को लांघ पाते तो रांगे राघव उनको नज़र में आ जाता। लेकिन रांगे राघव, उसकी शुरुआत मार्क्सवाद से हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। विद्रोही व्यक्तित्व था, हालांकि उसके पूर्वज आचार्य वंश के थे और तमिलनाडु में आरकोट जिला में वे रहते थे। आचार्य वंश के, आचार्य परंपरा के थे। और महाराज जय सिंह जो है वो उनके लिए अश्वमेध यज्ञ की जो उनके मन में एक सनक सवार हुई, उसके लिए उनको वो राजस्थान में लेकर के आए थे। और भरतपुर में वेर नाम की एक जगह है, उस वेर नाम की जगह को उन्होंने जागीर के रूप में उनको समर्पित कर दिया। वहाँ उन्होंने सीताराम का मंदिर बनाया। लोग महंत के रूप में वहाँ रामानुज संप्रदाय से जुड़े हुए थे, महंत के रूप में वही रहते थे। लेकिन इनके पिताजी जो है, उनके मन में एक प्रगतिशील भावना थी और उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे जो है वो पढ़े लिखें। तो उनके जो बड़े भाई थे रांगे राघव के, वो तो कलेक्टर बन गए थे, जिलाधीश, मथुरा में भी जिलाधीश बन करके रहे थे। और उनके बीच के जो भाई वो वही महंत बन गए, छोटे थे रांगे राघव। ये जब आगरे में गए, बाग मुजफ्फर खां में ये रहते थे। उसका नाम आजकल रांगे राघव मार्ग हो गया है। सेंट जेम्स कॉलेज के आसपास वहीं ये रहते थे। तो वहाँ उन दोनों मार्क्सवादियों का गढ़ था। कम्युनिस्ट पार्टी का एक केंद्र बन चुका था और कम्युनिस्टों की जो है वो सेमिनार वहाँ हुआ करती थी। और रांगे राघव नियमित रूप से कभी कभी तो संयोजन भी करते थे और नियमित रूप से उन गोष्ठियों में जाते थे और वही उनके विचार थे। अब एक सामंती परंपरा के परिवार का व्यक्ति इतना विद्रोही बना कि उसने अपनी महंती के जीवन को ठुकरा दिया और एक बहुत ही
बहुत ही कठिनाई के जीवन को वर्णन कर लिया कि लेखक से रूप में जो कुछ कमाऊंगा वही मेरी जीविका होगी। हालांकि उनसे तो मैं स्वयं ही मिला था, जो उनके महंत जी बड़े भाई थे, तो उनके मन में भी इस बात का तीव्र आक्रोश था कि उसने परिवार की परंपरा से विद्रोह किया और विद्रोह करके वो कम्युनिस्ट हो गया और उसने ऐसी कठिन जिंदगी चुनी। 39 वर्ष में कैंसर के आक्रमण को वो झेल नहीं पाए और उनका निधन 39। लेकिन इस उम्र में कितना बड़ा साहित्य रांगी राघव ने लिखा, और वो साहित्य भी विस्तार की दृष्टि से या क्वांटिटी की दृष्टि से आप सोचें वो बात नहीं है। उसमें जो जीवन की जो धार है, जीवन की जो दुर्धर्षता है, जीवन का जो रहस्य है, जीवन के परिवेश के साथ उसकी जो टोटलिटी है, वो सारी उनके साहित्य में उतर करके आई है। उनके उपन्यास क्या है, जैसे जीवन बोल रहा है। तो इसी प्रकार से कामायनी की टक्कर का उन्होंने जो महाकाव्य लिखा, मेधावी महाकाव्य, अब उनके मन में इस प्रकार की बातें थीं। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ उपन्यास उन्होंने लिखा, उसका जवाब उन्होंने दिया विषाद मठ के रूप में। विषाद मठ जो बंगाल का जब अकाल पड़ा था तो वे एक चिकित्सा दल के साथ आगरे से बंगाल चले गए थे और उन्होंने वहां वो देखा था कि किस प्रकार से होटलों के पाइप से जो रोटी के टुकड़े या जो चावल के दाने जो बह रहे हैं, वे लोग, वो जो भूखे लोग, ऐसा अकाल पड़ा, उसमें से वो दाने निकाल करके खा रहे हैं, वो टुकड़े जो है बीन करके खा रहे हैं, वही भोजन है जिसको वो होटल के लोग फेंक रहे हैं, उसी भोजन को वे लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो उसको स्वाद। उसमें एक चित्र उन्होंने ऐसा भी दिया कि वो एक बच्चे ने वो रोटी का टुकड़ा जो था वो लिया, माँ तो देख नहीं रही थी, माँ ने उस बच्चे के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया, लेकिन जब उसने देखा अरे मेरा बेटा है, तब उसके मन में वो करुणा जगी और उसने वो रोटी का टुकड़ा दोबारा उसके लिए दे दिया। तो वो जो मनुष्यता है, मनुष्यता का जो संबंध है, उसको लेकर के जो उन्होंने विषाद मठ लिखा है, विषाद मठ इसलिए लिखा कि वो आनंद मठ का जवाब था। वही बंगाल आनंद मठ में है और वही बंगाल विषाद मठ में है, तो उसके एक विपरीत चित्र उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि ये भी मनुष्यता का चित्र है, ये भी वास्तविक चित्र है। अब इसी प्रकार से भगवती चरण वर्मा ने टेढ़े मेढ़े रास्ते लिखा, रांगी राघव ने उसका जवाब दिया सीधा साधा रास्ता लिख करके। तो इस प्रकार से रांगी राघव का जो जीवन है वो एक विद्रोही तेवर का जीवन था। साहित्य की किन विधाओं को उन्होंने छोड़ा, नहीं छोड़ा, हर विधा पर उन्होंने लिखा है। उनके पत्र, उनकी जो पत्नी सुलोचना राघव, वो तो शायद अभी भी हैं, तो सुलोचना जी के लिए जो उन्होंने पत्र लिखा है, अब वो पत्र जो है वो एक तरीके से जीवन, उन्होंने पूछा एक पत्र में, सुलोचना जी ने, जीवन क्या है, उस जीवन क्या है का जवाब में उन्होंने, रांगी राघव ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र क्या है आप देखिएगा कि उसमें एक दर्शन, जीवन दर्शन उतर करके आया है। तो ये बात ठीक है, उन्होंने मार्क्सवाद को स्वीकार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इतिहास की व्याख्या उन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दर्शन के आधार पर की, वही उन्होंने स्वीकार कर लिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्व होता है और द्वंद्व में एक तीसरा रास्ता निकलता है, एक जीवन का एक तीसरा क्षेत्र निकलता है। और उन्होंने भारतीय इतिहास की, उन्होंने महायात्रा गाथा नाम से एक ग्रंथ लिखा है, 2 खंडों में प्रकाशित है, किताब मेल ने छापा था। उसमें उन्होंने भारतवर्ष के इतिहास की पुनर्व्याख्या की है और उसका आधार मार्क्सवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। वहाँ उन्होंने वर्ग संघर्ष दिखाया है, उन्होंने पूरे के पूरे उसमें। और इससे पहले भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास। ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारे इतिहासकार हैं वे साक्ष्य ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो पुराने पात्रों को आधार बना लेते हैं,
पुराने जो खंडहर हैं उनको इतिहास का आधार बना लेते हैं, पुरानी और दूसरे जो साक्ष्य हैं उनको आधार बना लेते हैं। रांगे राघव ने परंपरा को भी आधार बनाया और परंपरा को आधार बनाया और परंपरा के अवशेषों का अध्ययन किया और परंपरा को उन्होंने कहा कि ये परंपरा जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पूरी तरह से अप्रामाणिक मान लें। इस परंपरा में इतिहास के सूत्र हैं, यदि आपके पास दृष्टि है तो आप उसको खोज सकते हैं। तो रांगे राघव ने परंपरा को भी इतिहास का आधार बनाया और उसके आधार पर उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था। यहाँ एक बड़ी रोचक बात यह है कि उसमें उन्होंने ये तो सारे जो निषाद युग वगैरह वो अपने उन्होंने नाम दिए हैं, अध्यायों के नाम दिए हैं, लेकिन आगे चल करके उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये नामों को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इनके अनुमान के आधार पर ईस्वी पूर्व के जो सन हैं वो उनकी भी एक परिकल्पना दी है। हालांकि उन्होंने स्वयं भी ये लिख दिया है कि ये कोई अंतिम नहीं है, लेकिन मैं विचार के लिए एक प्रस्ताव आपके विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो भारत के इतिहास का जो द्वंद्वात्मक दृष्टि से जो उन्होंने, तो माने यह है कि एक ऐसा जुनून वाला एक व्यक्तित्व था कि किसी प्रकाशक के यहाँ बैठे हुए थे और किसी प्रकाशक के यहाँ कोई दूसरा लेखक आया था, तो उनकी बातचीत चल रही थी संस्कृत शास्त्र लिखने के लिए। तो संस्कृत शास्त्र लिखने के लिए उन जो लेखक महोदय थे, प्रकाशक का यह आग्रह था कि आप हिंदी में एक संस्कृत शास्त्र पर किताब लिख दीजिएगा। वो जो लेखक महोदय, प्रोफेसर महोदय थे, उन्होंने कहा कि संस्कृत शास्त्र ऐसा विषय नहीं है जिस पर हिंदी में लिखा जाए। तो जब वे चले गए तो उन्होंने कहा कि इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ, संस्कृत शास्त्र पर मैं स्वयं लिखूँगा। और उन्होंने संस्कृत शास्त्र पर भी दो खंडों में वो ग्रंथ लिखा। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र पर उन्होंने एक पुस्तक जो है अपराध शास्त्र पर लिख दी। जो चित्रकला, तो उनके ऐसे ऐसे चित्र हैं, तो चित्रकला में रमे। तो उनका एक जीवन एक ऐसा, मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि जैसे वो जुनून की ज़िंदगी है, एक जैसे आवेश की ज़िंदगी है। उनको पीएचडी गोरखनाथ और उनका युग, गोरखनाथ और उनका युग उनके पीएचडी का विषय था। हरिनारायण टंडन जो है, हरिनारायण टंडन के निर्देशन में उन्होंने वो ग्रंथ लिखा और जिस दिन उनको वो उपाधि मिलने वाली थी उस दिन वो आगरे में ही थे, लेकिन उपाधि लेने के लिए नहीं गए। किस प्रकार से लोग पीएचडी कर रहे हैं, इस पीएचडी को लेने के लिए मैं जाऊं? टंडन जी ने कहा, रांगे राघव क्यों इस प्रकार की जिंदगी जी रहे हो, तुम सेंट जेम्स कॉलेज में आ जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। न गुरुजी, मेरी प्रतिभा के साथ आप समझौता न करिए। गुरुजी, ये समझौता मुझे मत सिखाइएगा, समझौता मैं नहीं कर सकूंगा, समझौता मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार की एक से एक बड़ी विचित्र बातें जो है रांगे राघव की रहीं। और रांगे राघव के जो मित्र थे, उनके जो सर्किल में थे, उन सभी लोगों ने उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए रांगे राघव विशेषांक साहित्य संदेश का निकला और दूसरी जो पत्रिकाएं हैं, अब तो खैर रांगे राघव ग्रंथावली का भी प्रकाशन हो गया है। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि जो हमारे जो महंत लोग हैं विश्वविद्यालयों के, और रहे हैं, आज भी हैं और कल भी थे, तो वो बात ये थी कि वो चाहते थे कि वो एक कम्युनिस्ट, पक्का कम्युनिस्ट हो, जो पार्टी से बंधा हुआ हो। रांगे राघव ने साफ साफ लिख दिया कि भाई पार्टी में यदि मुझे देखना चाहोगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता पार्टी के लीडर से नहीं है, मेरी प्रतिबद्धता भारत की जनता से है, मनुष्य से मेरी प्रतिबद्धता है, किसी पार्टी से नहीं है। और बस यही एक कारण है कि उन महंतों की दृष्टि रांगे राघव से हट गई। क्यों? कि परंपरावादियों ने समझा कि ये कम्युनिस्ट है,
तो इसलिए उनके लिए वो अछूत इसलिए हो गए कि ये जो है कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट का दाग लग गया। और कम्युनिस्टों ने समझा कि अरे ये तो परंपरा को आधार मान करके चल रहा है, ये तो हमारा नहीं है, ये तो जनता का है। तो भैया जनता किसको चाहिए? सबको सत्ता चाहिए। जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग थे वे भी सत्ता के लिए प्रोफेसर बने और उन्होंने उसी आधार पर पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया, उसी आधार पर भर्ती की प्रोफेसरों की। और जो परंपरावादी थे उन्होंने भी रांगे राघव को क्यों देखा कि उन्होंने कहा भाई ये तो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी है। परिणाम ये हुआ कि रांगे राघव सभी की नजर से उतर गए, लेकिन वो जनता का लेखक था, वो जनता का साहित्यकार है। और जिस दिन लोकतंत्र वाली बात आएगी उस दिन रांगे राघव को खोज खोज कर निकाला जाएगा, उसके एक एक ग्रंथ को रत्न की तरह से प्रकाशित किया जाएगा।